और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो आरबीआई ने 0.5% रेपो रेट घटाने के साथ साथ सीआरआर में भी 1% की कटौती का ऐलान किया, जो किसी ने शायद अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन आज एक गुड सरप्राइज, एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया है आरबीआई ने। इससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज्यादा लोन देने में बैंक सक्षम होंगे। भारतीय इकोनॉमी के लिए यह मजबूत संकेत माना जा रहा है। अच्छे मॉनसून की भी खबर है, काबू में महंगाई है, इसलिए सारे संकेत जो हैं वो शानदार मिल रहे हैं। अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा, ग्लोबली जो कुछ स्थितियां इस समय हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज की पॉलिसी के क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में इससे हमारी इकोनॉमी को कितनी मजबूती मिलेगी, आज इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, रॉकिंग रेट कट, इकोनॉमी क्या बनेगी रॉकेट। भारतीय बाजार में बहार है। चौतरफा मिल रहे सकारात्मक संकेतों के बीच आरबीआई ने रेपो रेट की दर में 0.5% की जंबो कटौती कर इकोनॉमी में मानो जान फूंक दी। इसका असर न केवल घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है, बल्कि ग्लोबल सिनेरियो में भी आरबीआई की ये रेपो रेट की दर में कटौती अहम साबित होने वाली है। जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बीच भारतीय इकोनॉमी में मजबूती बनी हुई है और जिस तरीके से ग्लोबल निवेशकों का भारतीय बाजार पर लगातार भरोसा बढ़ रहा है और बाजार में निवेश के अलावा एफडीआई को लेकर बढ़ते विदेशी रुझान इंडियन इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने का काम कर रही है, उसे देखते हुए रेपो रेट में ये कटौती निश्चित तौर पर भारत के ग्रोथ के लिए अच्छी खबर है। घरेलू मोर्चे के साथ साथ ग्लोबल मंच पर भारत की इकोनॉमी की बढ़ती धाक और पुख्ता हो गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि रेपो रेट में कटौती इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। इससे भारत निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन साबित होगा। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार बढ़ रहा है और ये करीब 692 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। साथ ही आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी का रुख अकोमोडेटिव से बदलकर अब न्यूट्रल कर दिया है। अब बात करते हैं भारत के ग्रोथ की कहानी से ग्लोबल स्तर पर पड़ने वाले असर की। एफडीआई की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेशी निवेश में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। इससे आंकड़ों की बात करें तो कुल 81 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया है। 19% के साथ सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ, तो इस मामले में 16% के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दूसरे नंबर पर रहा। वहीं ट्रेडिंग में यह आंकड़ा 8% का रहा है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि रेपो रेट में कटौती हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे रॉकेट साबित होगी। दरअसल रेपो रेट कम होने से एसएमई और बिजनेस लोन पर भी ब्याज घटेगा और बिजनेस चलाना आसान होगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ग्लोबल मंच पर भी भारत की साख बढ़ेगी। यही वजह है कि आरबीआई के रेपो रेट की कटौती को बाजार ने खुलकर समर्थन दिया। सेंसेक्स और निफ्टी जहां करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुए, वहीं निफ्टी बैंक ने भी तेजी का तड़का लगाते हुए करीब 1.5% की छलांग लगाई। बाजार की इस तेजी के रुख से साफ हो गया है कि आरबीआई का ये कदम निवेश को खूब भाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आरबीआई की पॉलिसी क्यों है ऐतिहासिक, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। करीबन 25 से 30 साल से मैं आरबीआई की पॉलिसी को बहुत नज़दीकी से देखता हूं और एनालिसिस करता हूं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस पॉलिसी को देखने के बाद मेरे मन में एक बात बहुत साफ दिखती है। पहली तो ये कि ये बेहद ऐतिहासिक पॉलिसी है और दूसरी बात ये कि संजय मल्होत्रा साहब जो आरबीआई गवर्नर है वो इतिहास के सबसे बेहतरीन गवर्नर्स में से शामिल होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली पॉलिसी से ही जो उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखी है, समय से पहले आगे भांपते हुए सही एक्शन लेने की जो उनकी स्ट्रेटजी है वो काम करते हुए दिख रही है। पहली दोनों पॉलिसी में उन्होंने ब्याज दरों में कटौती दी, चाहे तो समय ले सकते थे और आराम से करते, लेकिन पहली पॉलिसी से ही जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिवली रेट कट किया, उसके बाद आज अगर वो 0.5% के बजाय सिर्फ 1/4% घटाते, कोई कुछ नहीं करता, परफेक्ट। लेकिन उन्होंने महंगाई को काबू में देखते हुए, साथ ही साथ अच्छे मॉनसून को देखते हुए, रूरल इकोनॉमी की मजबूती को देखते हुए, साथ ही ग्लोबल अनिश्चितताओं में भारतीय इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए उन्होंने जो कदम लिया वो बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही लिक्विडिटी बढ़ाने का काम है, सिस्टम में लिक्विडिटी अभी है, ओएमओ चल रहा है, लेकिन जब आप
सीआरआर कट करते हैं तो उसकी बात कुछ और ही होती है। सीआरआर भी कैसा, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा इतना सा ले लो फिर चाहिए तो और मांग लेना, नहीं, पूरा दिल खोल के 1/4% नहीं, आधा परसेंट नहीं, पूरा 1% सीआरआर कट हार्डली। ये 1% का सीआरआर कट पिछली बार कोविड के वक्त हुआ था, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी सिचुएशन थी। सोचिए उस तरह की सिचुएशन में, इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ पर एक ही पर्पज़, ग्रोथ बढ़ानी है। सिस्टम में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, और वो कब, सितंबर से शुरू होगा। तो सितंबर के वक्त आपको अभी से कॉन्फिडेंस आ जाता है, पैसे रहेंगे पूरे, फेस्टिव सीजन आएगा, क्रेडिट डिमांड रहेगी, आराम से पैसे बांटे जाएंगे। तो स्लो पड़ती हुई क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सीआरआर कट भी दे दिया। अब बिना कुछ मांगे अगर आपको इतना मिल जाए फिर क्या चाहिए, और वो भी कब, जब इकोनॉमी 7.4% की ग्रोथ पिछली तिमाही में दिखाई है। इसका मतलब गवर्नर साहब बिल्कुल क्लियर है, 7.5-8% की ग्रोथ रेट की तरफ वो भारतीय इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं। अब सरकार और भारत के उद्योगपतियों पर, कॉरपोरेट्स पर ये निर्भर है कि इस माहौल का फ़ायदा वो कितना जल्दी और कितना ज़्यादा उठा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाकई में ये पॉलिसी बेहद शानदार है, और ये गवर्नर बेहद दमदार है, और ये पॉलिसी कई सालों तक एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी के तौर पर याद रखी जाएगी, और इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगी। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं आप। गुड इवनिंग बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन साहब, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं फिरोज खंबाटा साहब, चेयरमैन CII नेशनल कमेटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन स्पेशल एबिलिटी एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है खंबाटा सर आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और अब पॉलिसी को अनाउंस हुए काफ़ी घंटे हो गए हैं, आपने कुछ डीप एनालिसिस किया होगा सर। अपार्ट फ्रॉम कि एक एग्रेसिव ग्रोथ प्रायोरिटाइजेशन है, लिक्विडिटी इंजेक्शन, क्रेडिट रिवाइवल के लिए कोशिश है, बहुत मायनों में ऐतिहासिक भी है, जैसा सर ने बताया अभी, अनिल सर ने। अब आपका एनालिसिस क्या निकल कर आ रहा है सर, लॉन्ग टर्म में ये भारतीय इकोनॉमी को क्या देने जा रहा है आज का अनाउंसमेंट? जी बिल्कुल, ये पॉलिसी जो है, ये आजकल जो ट्रेंड बन गया है सेंट्रल बैंक्स का कि डेटा डिपेंडेंट, मीटिंग टू मीटिंग, कोई फोरकास्टिंग नहीं देते कि आगे रेट्स के बारे में क्या होगा। जीडीपी, इन्फ्लेशन सब दे देते हैं, बट रेट्स का फोरकास्ट कहीं निकल के नहीं आता। अमेरिका में चाहे डॉट प्लॉट होता है, बट वो ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है। ये पॉलिसी जो रही ना दीपक जी, ये है बिमल जलान या YV रेड्डी जैसे बेहतरीन सेंट्रल बैंकर्स वैसी वाली पॉलिसी रही। एक चीज जो करी, 50 बेसिस पॉइंट तो फ्रंट लोड कर दिया। ये नहीं कहा कि चलो सेफ्टी फर्स्ट करते हैं, जून में 25, अगस्त में एक और 25 कर लेंगे, देख लेंगे। मार्केट वो भी माइंड नहीं करता जैसे अनिल जी कह रहे थे, बट 50 करना ये दमदार पॉलिसी दिखाता है। दूसरा, हाथ में एक अस्त्र रखा है जो पॉलिसी स्टांस चेंज किया है, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल, कि हमने जरूर ग्रोथ की तरफ फोकस रखा है, बट अब हम न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे थोड़ा मायूसी हुआ, थोड़ा डिप आया था, बट तीसरा ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा इन्होंने, CRR कट, जो बिल्कुल हम छोड़ चुके थे उम्मीद, 1% का CRR कट देना, वो बैंक्स की बॉटम लाइन को बिल्कुल प्रोत्साहित करता है, बैंक्स के मार्जिन बढ़ाता है और लिक्विडिटी लाता है। 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सितंबर तक आनी शुरू हो जाएगी बाजार में। इस RBI गवर्नर ने 9.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट किया दिसंबर से। 1% का रेट कट कर दिया फरवरी से अब तक। और तीसरा, मैक्रो प्रूडेंशियल, देखिए आज सोने के लेंडर्स भी सब भाग रहे थे। मैक्रो प्रूडेंशियल टाइटनिंग जो हो रही थी, जो आपके क्रेडिट को सिंगल डिजिट में ले आई थी, उसको इन्होंने फिर से लूजन अप किया है और अलाउ कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ आए। तो बहुत उम्दा, मैं कहूँगा कि पहले 6 महीने संजय मल्होत्रा साहब के निकले हैं और हर तरफ से इन्होंने इकोनॉमी की मदद करी है, मॉनेटरी स्टिमुलस डाला है। इसका इम्पैक्ट दीपक जी 6 से 9 महीने में आता है। अब आप देखिए, फरवरी से जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ, उसमें से 27 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट इकोनॉमी में आ चुका है 3 महीने में। तो ये 6 से 9 महीने लगता है
पूरा ट्रांसमिशन होने में, अब आपने 1% का मॉनेटरी स्टिमुलस डाल दिया है इकोनॉमी में, उसका बेहतरीन इम्पैक्ट आप अक्टूबर नवंबर में जब त्योहारों का सीजन आएगा आप उसका पूरा इम्पैक्ट आते देखेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो लोन्स लिंक्ड थे बैंक्स के लेंडिंग रेट के साथ, इंटरनल रेट के साथ और एक्सटर्नल रेट के साथ, वो सारे लगभग 30% लोन कल से रिप्राइस हो जाएंगे इस रेट के बाद। और एक चौथा चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 12 लाख करोड़ का हमारा सालाना इंटरेस्ट पे आउट है अब भारत सरकार का। तो 52 लाख करोड़ की फेडरल बजट में से 12 लाख करोड़ हम इंटरेस्ट चुकाते हैं दीपक जी। अब आपने 1% इंटरेस्ट गवर्नमेंट का बोरोइंग में भी कम कर दिया पिछले 5 महीने में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 30-40 हजार करोड़ भारत सरकार के भी इमिडिएटली बचने शुरू हो जाएंगे और जो नया इश्यूएंस आएगा वो लोअर यील्ड पे आएगा। और जैसे पुराना पेपर मैच्योर होता है आप कम यील्ड पे पेपर कर सकते हैं इशू। ये बहुत महत्वपूर्ण एक और बात है कि सरकारी खजाने में भी इजाफा होगा। एब्सोल्युटली सर, यानी कि 2.5 लाख करोड़ की तो लिक्विडिटी आई ही है। गवर्नमेंट की बोरोइंग थोड़ी वहाँ पर सस्ती हुई है और 30-40 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से भी बचेंगे। तो काफ़ी ऐतिहासिक इन मामलों में कही जा रही है। मैं महाजन सर आपके पास आऊँगा। अब बहुत सारे बहाने थे आरबीआई के पास। महंगाई दर 4 से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में तो हमने देखा कि 3.16 थी और इस बार भी अनुमान 3.7 कर दिया है। क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट थी, बेहतर मॉनसून की उम्मीद भी थी। एक बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है जो क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े आए थे FY26 की शुरुआत में मई में, ये घट के 9.8% रह गए थे, तो वहाँ थोड़ा सा काम करना था। बट 50 बेसिस और CRR जिसको लेकर पूरी दुनिया आज सरप्राइज्ड है, जिसके कोई जिक्र नहीं हो रहा था। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर ने भी कहा कि इतनी लंबी चर्चाएं 2-3 दिन से वो कर रहे थे, उन्होंने खुद CRR का नाम तक नहीं लिया। इसको थोड़ा सा समझाइए सर कि क्या चल रहा था आरबीआई के दिमाग में, और ये जो कॉन्फिडेंस आज आया है इतनी बोल्ड पॉलिसी अनाउंसमेंट का, उसके आधार आपको क्या लगते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना तो ठीक नहीं रहता, लेकिन कुल मिलाकर के जो आरबीआई की लीडरशिप थी अभी तक, उनके बारे में एक बात समझ में आ रही थी कि वो बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। मैं हमेशा ये बार बार लिखता भी रहा हूँ कि लेट अस गिव ग्रोथ ए चांस। लेकिन एक जमाना तो ऐसा था कि भी हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी बहुत कम बनी हुई थी, उसके बावजूद भी हर बार आरबीआई की तरफ से जो प्रोजेक्शंस आती थी, कह रहे ये तो इसमें तो बहुत इन्फ्लेशन होने का खतरा है, अगले महीने बढ़ सकती है, उससे अगले महीने बढ़ सकती है। मैंने कैलकुलेट किया था कि 15 बार उन्होंने प्रोजेक्शंस लगाई, 13 बार उनकी गलत थी। यानी कुल मिलाकर के इतनी कॉशियस अप्रोच से वो लोग चलते थे, जिसके कारण हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हुई। इस दौरान एक बहुत बड़ी बात हुई है कि एक तरफ चेंज ऑफ गार्ड आरबीआई के गवर्नर के नाते भी आया है, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें भी बड़े बदलाव आए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसे लोगों की बहुतायत थी जो रेट कट के खिलाफ थे, लेकिन अभी वो बैलेंस बदला है। नए जो लोग जुड़े हैं उन्होंने रेट कट की वकालत की है, और पहले भी वो अपने लेवल पे तो करते ही थे। इसलिए सरकार की तरफ से 2 बड़े बदलाव, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर नए लोगों का आना, और दूसरी तरफ आरबीआई के गवर्नर का आना। तो एक ये जो बात है कि हमें ग्रोथ को जरूर एक चांस देना चाहिए, चाहे उसके लिए थोड़ी सी अगर हमें रिस्क भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। लेकिन अभी तो वर्तमान में परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, और देश में जिस प्रकार से निवेश का वातावरण बना हुआ है और सरकार जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रही है, और लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में निवेश हो, उसके लिए जरूरी है कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए। और बड़ी बात जो अभी भी बात आई सामने कि यह जो हमारा जो बोरोइंग है सरकार की, उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी जो बचत होने वाली है वो भी है। और लेकिन जो बात की तरफ हम बात अभी नहीं आई है, उसकी बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी हाउसिंग में बहुत बड़ा स्कोप है,
और जिस प्रकार से रेपो रेट कट हुआ है 1% पिछले 4 महीनों में, वो एक बहुत बड़ा बूस्ट हाउसिंग को भी दे सकता है। और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी एफएमसीजी के बात आ रही है कि भी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ज़्यादा बिक्री नहीं हो पा रही, और इंडस्ट्री थोड़ी घबराई हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो रेट कट होने से हमारे जो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी भी मांग बढ़ेगी, कारों की मांग बढ़ेगी, हाउसिंग की मांग बढ़ेगी, और लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो जिन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है। और उनके कारण ये जो लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो लिक्विडिटी हो रही है, दूसरी तरफ जो लोगों के पास पैसा बचेगा उसका भी खर्च जब होगा तो उसकी एक एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट, जिसको हम मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। ऑल राइट सर, फिरोज सर आपके पास आना चाहूँगा सर। आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये रेट कट और लिक्विडिटी बूस्ट जो डबल डोज मिला है, ये मैन्युफैक्चरिंग और एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए कुछ चिंताओं का जिसका जिक्र महाजन सर ने भी किया, ओवरऑल आपकी नज़र में इसका एनालिसिस? ये अभी बॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के कोर्ट में आ गया है कि अब किसी का सर्वे करो तो एक बहाना होता है कि देखो भैया इंडिया में बहुत बड़ा क्रेडिट है, पैसा नहीं है, बहुत महंगा पैसा है, वो बहाना चला गया है। एंड आई वुड से कि द गवर्नमेंट का ये जो आरबीआई का जो कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, ये क्लियर कट दर्शाता है। एंड आई थिंक इंडस्ट्रियलिस्ट को, खास करके प्राइवेट सेक्टर को, उससे एक सीख लेनी चाहिए कि हम भी वही कॉन्फिडेंस रखें और आज हमारा पैसा लगाए और बोरो करे और कैपिटल लगाए इन मैन्युफैक्चरिंग इंटेंस इंडस्ट्री जहां ये पैसे की जरूर है, स्पेशली जो एरिया में जरूर है। और इंडिया से जो मेक इन इंडिया का जो नारा है उसको लेके कैसे माल को ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, और ये जो नया कंड्यूसिव ट्रेड एनवायरनमेंट हो रहा है, होने जाने वाला है, जिसमें इंडिया काफी एफटीए साइन कर चुका है, करने वाला है, उसका पूरा बेनिफिट लिया जाए। और मैं उसका जो पिक्चर ये देख रहा हूँ कि ये कैसे ये बेनिफिट लेके हम लोग एक प्रॉपर डेवलप इकोनॉमी बन सके। हम छोटे थे तो हमेशा एक बात होती थी कि इंडिया का देखो 10% भी ब्याज है, आज हम 5-5.5% पे आ गए हैं। काफी जो अच्छी मेच्योर इकोनॉमी थी उसमें 3-4% है, अब थोड़ा ही अंतर रह गया है कि हम अपने आप को वो लेवल पे ले जा सके। और आई थिंक इसका पूरा बेनिफिट हम सबको ले लेना चाहिए। ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है ये जो बाकी रूरल ग्रोथ के लिए हो, कि कार के लिए हो, होम लोन के लिए हो, जो कंज्यूमर के जो हाथ में पैसा मेरे हिसाब से ज्यादा आएगा तो ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ेगा, ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ेगा तो वंस अगेन इकोनॉमी में ज्यादा फायदा होगा। तो इसका एक रिपल इफेक्ट होता है कि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ा फायदा मैं देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी नहीं लेने वाला था, अब एक प्रोत्साहन मिल जाएगा, चलो भाई मेरा इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगा, चलो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, थोड़ा बेटर टीवी ले लूँ या बेटर गाड़ी ले लूँ। कि सिमिलरली ये ऐसी चीज से मेरे हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन भी कम कर दिया है। दैट मीन्स एक अच्छी इकोनॉमी का मतलब कि इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल हो। आज जो आम आदमी है वो एफडी से ज्यादा परेशान है कि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए। एफडी रेट भले कम हो, पर अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट, वो इंपॉर्टेंट। आज अगर हम कह रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3-4% इंटरेस्ट रेट, मेरे हिसाब से उससे भी कम होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी। उससे क्या फायदा होगा? आज को तो इंपॉर्टेंट करो, 10% इन्फ्लेशन है, 12% भी रेट है, तो क्या मतलब है उसका? तो मेरे हिसाब से ये बड़ी अच्छी चीज है कि हम लोग इन्फ्लेशन का भी प्रोजेक्शन कम रखें। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट, इफ आई एम देन, अदर देन आरबीआई पॉलिसीज, मेरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कैसे खास करके फूड इन्फ्लेशन जो इंडिया का हपिंग है और फ्यूअल इन्फ्लेशन जो हपिंग है, वो कैसे हम कंट्रोल में ले सकते। मेरे हिसाब से अगर वो और कंट्रोल में आ सके तो आई एम सीइंग फर्दर रेट कट्स वेरी सून, एंड देन पॉसिबली वी विल बी एट द सेम लेवल एज मोस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड वो मेरे हिसाब से अ वेरी लो इन्फ्लेशन रेट, a very low interest rate is a very good news for every businessman, common man, and of course government, because government का भी cost of borrowing बहुत कम हो सकता है। तो ये मैं देख रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट, इससे मेरे हिसाब से एफडीआई भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब फॉरेनर इंडिया पैसा लगाता है तो वो लोकल बोरो भी करता है, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट वायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि जो फॉरेन कंपनियां इंडिया में भी देख रही है अपने प्लांट लगाने की, खुद का इन्वेस्टमेंट करने की, आज फॉरगेट मोबाइल फोन, सब कुछ इंडिया में बन सकता है इंडिया के लिए और अब्रॉड एक्सपोर्ट के लिए। तो फॉरेन कंपनियां इंडिया में ज्यादा अपने प्लांट लगा पाएगी, तो इसमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
इंडिया में अपॉर्चुनिटी पड़ेगी। तो पूरा पैकेज ये है कि आई एम वेरी हैप्पी, ये राइट टाइम पे हुआ है और हम उसका पूरा फायदा ले रहे हैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट टुडे। ऑल राइट सर, अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं इसको जरा बग्गा सर से भी पूछ लेता हूँ। बग्गा सर, ग्लोबल परसेप्शन आप कैसे देख रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसको कैसे देख रहे होंगे, क्योंकि बड़ा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच हमने अपनाया है कि न्यूट्रल स्टैंस पे हम आ गए हैं, थोड़ा सा एक बैलेंसिंग एक्ट है, कह रहे हैं कि भाई हम एंडलेस रेट कट्स बिल्कुल कमिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ग्लोबल परसेप्शन इन्वेस्टर्स कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे साइन ऑफ कंसर्न के तौर पर, ख़ास तौर से फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लोज, कि कहीं ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कोई वैसा तो नहीं है? आप इसको कैसे देख रहे हैं सर इसको? नहीं, मैं कहूँगा पॉजिटिव ही है, क्योंकि पहले आपने इन्फ्लेशन पे काबू किया है, फिर रेट कट किया है। Okay. तो बहुत मेजर्ड वे में किया है। और अब क्योंकि इनके पास मॉनेटरी स्पेस थी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, सरकार ने अच्छा फिस्कल मैनेजमेंट कर रखा है। दूसरा देखें तो आरबीआई का जो डिविडेंड आया, इतना बड़ा डिविडेंड, वो अब सरकारी खर्चे के जरिए जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट में उतरना शुरू हो जाएगा। उसका भी एक इम्पैक्ट आने वाला है, वो स्टिमुलस आने वाला है। रेट जो पर्सनल टैक्स कट किया था, वो स्टिमुलस ऑलरेडी इकोनॉमी में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अभी आपको क्यों जरूरत थी रेट कट करने की। तो मैं खंबाटा सर से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है दीपक, कि हमारा हर्डल रेट बहुत हाई हो जाता है प्रोजेक्ट के वायबिलिटी के लिए, क्योंकि आपकी सारी कीमतें भी इतनी ज्यादा हैं, बिजली हो, लॉजिस्टिक्स हो, सब कुछ ज्यादा है। लेबर की कीमत कम है, लेबर कॉस्ट की, बट प्रोडक्टिविटी एक 10 या 1.5 है हमारा फॉरेन प्रोडक्टिविटी के मुकाबले, सेक्टर बाय सेक्टर। तो ऐसे माहौल में इंटरेस्ट रेट बहुत खा जाता है आपका पैसा, और स्पेशली जो हम कहते हैं रेट सेंसिटिव सेक्टर, क्यों वो उछलते हैं जब रेट कटते हैं। ऑटो हो, हाउसिंग हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, आज रियल एस्टेट जा रहे थे, सारे रीट्स, इन्विट स्टॉक्स भी भाग रहे थे, क्योंकि उनका जो बोरोइंग रेट है एकदम कम आ गया। एनबीएफसी जो होलसेल बोरोइंग करते हैं, उनका लिंक्ड होता है माइबोर से, और आपका कॉल रेट नीचे आ गया, 5.25% का कॉल रेट आ गया, एकदम से आपको मार्जिन अच्छे मिल जाते हैं। तो ये सब हम बेनिफिट देख रहे थे। और सरकार भारत में 15-16 लाख करोड़ बोरोइंग करती है साल की। सरकार बहुत बड़ा बोरोअर है। तो सरकार के लिए भी अभी, क्योंकि 2 महीने ही हुए हैं लगभग नए वित्त वर्ष के, तो अभी आपका जो 9.5 महीने आगे जो आपने पैसा उठाना है, वो भी कम कीमत पे आ जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ओवरऑल आप देखें, मैक्रो अच्छा है। ये टर्की वगैरह जैसा नहीं है कि जहां इन्फ्लेशन बेकाबू थी और जबरदस्ती अर्डोगान उनका रेट कम करवा रहे थे, सेंट्रल बैंकर्स को फायर कर देते थे। उसमें ये एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक ने सोची समझी एक स्ट्रैटेजी बनाई और बहुत दूरदर्शिता दिखाई है कि इसमें 6-9 महीने लगेंगे। अगले 6 महीने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं दुनिया के लिए, तो तब रेट कट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अगली मार्च तक आता। अभी रेट कट कर दो, साथ में पॉलिसी न्यूट्रल पे आ गए, तो मार्केट को ये भी दिखा रहे हैं बहुत फ्रॉथ हो जाएगा, तो हम तैयार हैं कुछ और मेजर्स लेने के लिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी खींच सकते हैं, वो हो जाता है एक दूसरे दरवाजे से आना, इंटरेस्ट रेट हाइक। फिर आप इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं अगर बहुत फ्रॉथ हो जाती है। वैसा अभी माहौल नहीं है। और ये अतुल जोशी साहब ने बहुत अच्छा आज मुझे समझाया था। एक जो नंबर निकल के आया दीपक जी के, जीडीपी नंबर आपने वही रखा है 6.5 का, बट इन्फ्लेशन आपने 30 बेसिस पॉइंट गिरा दी है। इसका क्या मतलब, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन आपका नॉमिनल ग्रोथ रहता है, वो फिर कैसे कांस्टेंट रह सकता है? तो क्या आप सोच रहे हैं कि साल के अंत तक कुछ मंदी आने वाली है, इसलिए आपने ये फॉरवर्ड रेट कट कर दिया है? ये अभी एनालिसिस आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मार्केट ऐसे दौड़ा था कि इतने शोज थे, और आज रात को बैठेंगे थोड़ा ये समझेंगे, और यही दिख के आया कि शायद नॉमिनल जो 9.8% बजट ने ली थी, क्या वो 9.56 पे जा रही है? कि आपने इन्फ्लेशन तो काटी,
बट आपने जीडीपी को कायम रखा। तो वो कहाँ गया नंबर, वो जरूर देखना है। वो रेशियो आरबीआई का एक कैलकुलेशन आता है, बड़ा मोटा मोटा हम देखते हैं, कंज्यूमर नंबर जो है उसको ऐड कर लीजिए, रियल ग्रोथ में नॉमिनल आ जाता है। वो वैसे है नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो देख के पता लगेगा। बट लग रहा है कि 10-20 बेसिस पॉइंट शायद ग्रोथ कम दिख रही है, और रियल टर्म्स में वो कह रहे हैं कि हम ठीक रहेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल सराहनीय है, और विदेशी निवेशकों के लिए भी सराहनीय है। एब्सोल्युटली। मैं इसी को पूछ लेता हूं सर, महाजन सर आपसे। बिल्कुल वाकई में जब एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स के एनालिसिस हो रहे थे तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब जीडीपी का प्रोजेक्शन देखा तो 6.5 पे किया। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी ये पूछा कि जिस तरह का आपने इन्फ्यूजन किया है लिक्विडिटी का, ग्रोथ तो जानी चाहिए 7 के पार, तो 6.5 पे क्यों अटक गए आप? तो कुछ आप इसका एनालिसिस निकाल पा रहे हैं सर? मुझे लगता है कि आरबीआई इज ट्राइंग टू बी टू कंजर्वेटिव ऑन दिस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ तो ज्यादा होने वाली है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि पहले सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होती थी और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, उसके बीच में बहुत डाइवर्जेंस दिखाई देती। जो आरबीआई अपने अपने ढंग से अलग अलग काम करता था, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो जब से परंपरा शुरू हुई है, तब से बहुत बड़ा डाइवर्जेंट हम व्यूज देखते थे। लेकिन आज के इस मौके पर हम देख रहे हैं कि सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हैंड इन हैंड चल रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है आगे आने वाली स्थिति के लिए भी। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ, विदेशी निवेशकों की बात आ रही थी। अब बहुत बड़ी संख्या में आप जानते हैं कि हमारे जो कंपनीज हैं, इवन एनबीएफसीज भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से लोन उठाते हैं, और ये सोच करके कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन वास्तव में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि उसके हैजिंग कॉस्ट, ये सब तमाम चीज़ें मिला करके उनको ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी मात्रा में बोरो करते रहें। लेकिन इसके साथ ये होता है, जब जब रेट कट आता है तो देश में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो बढ़ती है, बेहतर होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण देश से ही लोग उठाना शुरू करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है हमारी फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी पर, उसके कारण हमारे रुपए की स्टेबिलिटी पर। और जो अगर फॉरेन एक्सचेंज की मांग कम होगी तो स्वाभाविक तौर पर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर होगी, क्योंकि जो उनको लोन वापस करना होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके वजह से हमारे यहाँ उसकी जो रुपया है वो डाउन जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ रुपये की भी स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि वो भी बेहतर होगी। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित होने वाला है। रुपये भी स्टेबल सर हो। थोड़ा महाजन सर, थोड़ा सा जैसे अभी बग्गा सर ने जिस तरफ इशारा किया, और एक और चीज़ थोड़ा सा उसको आप हमें समझा सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एक लिक्विडिटी पुश जो आया है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ डीपर कंसर्न भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ये थ्योरी चल रही है। तो सीआरआर कट्स जो स्केल है 2.5 लाख करोड़ का, क्या ये सजेस्ट कर रहा है कि आरबीआई एक तरह से कंपनसेट कर रहा है बैंक्स को जो रिलेक्टेंट हैं लेंडिंग के लिए? ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट ग्रोथ स्टॉलिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए हो गई थी? तो ऐसा तो नहीं है कि जैसा बग्गा सर भी इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो चल रहा है आरबीआई के दिमाग में जो उसको कंसर्न कर रहा है? ऐसा तो कुछ आपको नहीं लगता है? देखिए, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाना जरूरी है ही, और ये सीआरआर कम करना ये कभी कभी रेयर होता है, ज़्यादा हर बार सीआरआर को टच नहीं किया जाता। तो ऐसा इस समय देश में लिक्विडिटी की मांग भी है, और बैंकों के पास प्रपोजल्स भी आने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्वदेशी का इस्तेमाल करने की बात कही है, और अपने देश में उत्पादन बढ़े, और अपने देश में सभी, और जो पिछले कुछ समय से लगातार अपने देश में हर चीज का उत्पादन बढ़ा है, डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर टेलीकॉम से लेकर सभी चीजों का उत्पादन बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड आने वाली है, उसके लिए भी लिक्विडिटी की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंसर्न्स के कारण हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लेकर के आरबीआई ने ये निर्णय लिया।
राइट सर, मैं बग्गा सर के पास थोड़ा सा जाऊंगा, पिरूज सर के पास भी आऊंगा, लेकिन बग्गा सर कुछ और थोड़ा सा इसका एनालिसिस दें सर। कहीं डीप डाउन इज देयर एनी कंसर्न? नहीं, वही ये प्राइमा फेसी ये नंबर ऐसे दिख रहे हैं। अब रेटिंग एजेंसीज वगैरह से बात करेंगे, उनके पास ज्यादा डेटा होता है। जो अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं अप्रैल मई के, वो तो अच्छे हैं दीपक जी। सो कहीं मंदी तो नहीं दिख रही, और इन्फ्लेशन भी काबू में दिख रही है। पीएमआई डेटा जो आ रहा है वो काफी अच्छा ही आ रहा है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ स्लो डाउन दिख नहीं रहा। सरकारी खर्चा बहुत जबरदस्त हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ है पिछले 6 महीने में, 7.5 लाख करोड़ 6 महीने में खर्चा हुआ है। तो अगर आप देखें इलेक्शन के बाद क्यों हमारी मंदी आई, सितंबर की तिमाही में जो बॉटम हुआ इकोनॉमी, वो 6 महीने में हम 0.69 लाख करोड़ महीने का खर्च रहे थे। मार्च अप्रैल में तो खर्चा लगभग बंद ही हो गया। फिर नई सरकार बन के आई मई के मिडिल में, जुलाई तक खर्चा होना शुरू हुआ। और फिर जो नवंबर दिसंबर से मैं आपके शो में कहता रहा हूं 1-1 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा था, वो अब 1.2 लाख करोड़ भी पहुंच गया। तो जो बैक एंडेड था FY 2025 का और फ्रंट एंडेड है FY 2026, ये बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए टाइम रहा है कि 6 महीने में 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गए। फिर आप देखें डिफेंस में जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आया, उसने भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है इस पूरे सेक्टर को। तो ओवरऑल तो इकोनॉमी मुझे तेज जाती दिख रही है। मे बी आज वो कहना नहीं चाह रहे थे, वो 6.5 का उन्होंने रखा, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन आ जाता है, पलटवार हो जाता है। जब इकोनॉमी 7 की तरफ अग्रसर है, आप और ईंधन क्यों डाल रहे हैं आग में? अगर डबल डिजिट आपका नॉमिनल आ रहा है तो आप ईंधन क्यों डाल रहे हैं? तो बग्गा सर ऐसा तो नहीं है, बग्गा सर ऐसा तो नहीं है वो टैरिफ से रिलेटेड कोई चीज, कोई कंसर्न्स हो उस मोर्चे पर? ठीक है सब कुछ? नहीं, बस देखिए टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, 10% लेके हमें चलना है। आप देखिए जिस तरह से ट्रंप ने जी जिनपिंग के आगे घुटने टेक दिए, पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी, तो एक मॉडल अब पूरे विश्व के सामने आ रहा है कि जैसा आप बिल्कुल हाथ मिला के जाएंगे तो ट्रंप आपके बिल्कुल हावी हो जाते हैं। आप अपने लेवल पे रहिए और नेगोशिएट करिए हार्ड, और आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। ये जी जिनपिंग ने बहुत अच्छी तरह दर्शाया, पुतिन ने दर्शाया यूक्रेन रशिया के युद्ध में, जहां ट्रंप कह रहे थे 1 दिन में मैं रुकवा दूंगा, और अब कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और लड़ने दो, फिर मैं देखूंगा, ये बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो। तो वो कुछ कर नहीं पाए हैं 120 दिन के अपने कार्यकाल में। तो मुझे लगता है कि 10% दीपक जी पूरी दुनिया पे लग जाएगा। थोड़े और सेक्टर्स में ये ज्यादा लगाएंगे, बट इनको भी पता है कि जो तहस नहस इनकी इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि ना आप वो सब चीजें बना सकते हैं, ना वर्कर हैं आपके पास, ना फैक्ट्रीज हैं। आप देखिए रेयर अर्थ में जी जिनपिंग ने बता दिया, इतने सारे कार प्लांट्स बोल रहे हैं जुलाई के आगे हम नहीं बना सकते। सुजुकी ने बंद कर दिया प्रोडक्शन कहीं अपने ग्लोबल प्लांट्स में। वो रेयर अर्थ्स आपको नहीं मिलेंगे, मैग्नेट नहीं मिलेंगे, आप ईवी नहीं बना सकते। और वो चाइना ने 90-92% का उसके ऊपर अंकुश लगाया हुआ है। तो सबको चाइना के पास जाना ही पड़ेगा रेयर अर्थ्स के लिए। और नया आप बनाएंगे रिसाइकल तो क्या कर लेंगे? अगर आपके पास है क्षमता रिसाइकल और उतना है माल, तो आप रिसाइकल कर पाएंगे, बाकी तो नहीं, क्योंकि ये तो ईवी तो टेक ऑफ स्टेज में है। तो और नया बनना अभी 2 साल लग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद भी रखनी है या बहुत ज्यादा डर भी रखना है। मुझे लगता है 10% लगेगा हमारे ऊपर, और हम अपने अड़े रहेंगे फार्म्स पे। ऑटोमोबाइल ऑलरेडी 15% का हमने ऑफर दिया है कि अगर आप प्लांट लगाएं भारत में 15 पे ले आए, और वो जो लगाएंगे 10%, मुझे लगता है 10 पे हो जाएगी बात। राइट सर। पिरूज सर, अब आपके पास आ रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ रहा हूँ, और वो ये है कि अभी जहाँ पे काम बचा हुआ है उस मोर्चे पर क्या करना है? बग्गा सर ने भी बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ा है, बट प्राइवेट कैपेक्स उतना पिकड अप नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जितना बूस्ट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। दूसरा, जो FY 25 में GDP 6.5 हमने देखा, कंज्यूमर डिमांड खासतौर से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में
उसने लगातार इकोनॉमी को ड्रैग किया है। तो आज की जो सर्जरी हुई है पिरूज सर, क्या ये कंज्यूमर डिमांड और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये उस दिशा में जो कि बड़े पेन पॉइंट रहे हैं सर हमारे, क्या ये वहां पर कुछ एड्रेस करते हैं? ये वो तो मैंने पहले ही बताया कि नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। तो एग्जैक्टली आई सेड दैट आई थिंक अभी ये बहाना नहीं होना चाहिए, और हमको भी एक कॉन्फिडेंस है व्हेन से हम मींस इंडस्ट्री छोटी बड़ी मीडियम कि वी आल्सो शुड पुट कैपिटल, वी शुड पुट आवर फैक्ट्रीज हियर। मैं तो वहां तक बोलूंगा, आजकल जो फॉरेन बीच में एक ट्रेंड चला था, हर कंपनी सोचती थी मैं फॉरेन में प्लांट लगा दूं। मैं कहूंगा और ट्रेंड को रिवर्स करने की जरूरत है, इंडिया में ही ज्यादा प्लांट लगाने की जरूरत है, क्योंकि ना इंडिया को ही जरूरत है प्लांट की, नहीं यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली है, और ये पूरा पैकेज देखना चाहिए। अभी जो इनकम टैक्स में जो बेनिफिट एक बहुत बड़ा मिला, फैक्ट के इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आ रहा है, फैक्ट के हम एक साथ एफटीए कर रहे हैं, जिससे मैं वापस कह रहा हूँ फॉरगेट अमेरिका फॉर अ मोमेंट। अमेरिका तो कोई, मैं तो बोलता ही नहीं अमेरिका के बारे में, बिकॉज वहाँ कुछ समझ भी नहीं आता क्या क्या हो रहा है वहां पे, सोचता ही खराब है। उससे कहता है बैठो तो ठीक ऑफ द, क्या बोलते हैं, हॉर्स का रेस होता है ना, उसका बेट लगाना ज्यादा अच्छा है अमेरिका से बेट लगाने से, वो ईजी है। तो इसलिए उसको चुन जाओ। पर जो हमारे एफटी हो चुके हैं वो तो क्लियर है, उसमें तो फायदा है ही, आज ही दिख रहा है। आज हमारी कंपनी पहले यूके से अभी नए नए प्लांट बना रही है, यूके कैसे माल बेचे, तो ये तो हम उसको पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये पूरा जो पैकेज बन के जो आ रहा है, एज आई सेड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी फॉर श्योर। और जो हमने गोल 47 का रखा है वो तो हम बहुत पहले लगा सकते हैं, 2047 तो बहुत दूर का गोल। आई थिंक वी कैन बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी मोस्टली इन द अर्बन एरियाज। और मेरे लिए डेवलपमेंट इकोनॉमी इज नॉट ओनली जीडीपी, ऑल्सो द पर कैपिटा इनकम, एटलीस्ट इन द अर्बन एरियाज हमारा एट पार हो सकता है टू अ रीजनेबल साइज इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड साइज। और आई थिंक ये रेट कट भी ये कॉन्फिडेंस बताता है गवर्नमेंट का, खास करके आरबीआई का, कि ये हो सकता है। और हमको ये कॉन्फिडेंस सेम इंडस्ट्री में भी आज दिखाना। कमिंग टू गवर्नमेंट को क्या करना है, ऑब्वियसली पॉलिसी रिफॉर्म, ये तो मैं आपके शो में बाकी शो में बहुत बोल चुका हूँ, इसको भी पैरेलली करना पड़ेगा, खास करके स्टेट लेवल रिफॉर्म। तो ये तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी उसके बारे में सोच रही है, मोर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये भी करना पड़ेगा। पर एक मेरा कॉशन है कि जब रेट कम होते हैं, एक तबका है जिसको थोड़ी तकलीफ होती है, वो है सीनियर सिटीजन। हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि हम कुछ भी बात करें, आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सीनियर सिटीजन। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। मेरा पर्सनल मानना है कि कुछ सब्सिडी मैकेनिज्म होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन अप टू लेट अस से 10 लाख 20 लाख एफडी, उनको एक थोड़ा हायर रेट मिले, because they are not going to put money in some बिल्कुल share सर। market। फरवरी 2025 से 30 से 70 बेसिस पॉइंट्स का घटा हो गया उसमें उनकी डिपॉजिट रेट्स में। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं एक रेज कर रहा हूँ इश्यू। नहीं, वैलिड पॉइंट। जब रेट ये हो रहा है तब वी शुड समहाउ सीनियर सिटीजन, और उसको उसका जो एक जानकर जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो अलग है उसका थिंकिंग। उसने जब पैसा रखा था तब वो क्या कॉस्ट ऑफ होता, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो मेरा एक सिंपल सोल्यूशन है कि समहाउ वी हैव टू सब्सिडाइज इट। और सब्सिडी का मतलब कोई फॉर्मूला पहले भी था कि सीनियर सिटीजन को एफडी रेट ज्यादा मिलता है, पर आधा टका ज्यादा, पौना टका ज्यादा से क्या होगा। तो कुछ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आई डोंट वांट देम टू इन्वेस्ट इन सम रॉन्ग एफडी और चिट फंड ऑफ सम प्राइवेट थिंग और समथिंग, वो उनका पैसा फंस जाए। तो गवर्नमेंट की बैंकों में ही उनको थोड़ा ज्यादा, मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन को, और बाकी जो गवर्नमेंट के जो और पोस्ट ऑफिस है, ये जो गवर्नमेंट की अदर मैकेनिज्म्स है, स्पेशली फॉर स्मॉल सेविंग्स, इस पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और अब ओवरऑल अगर ट्रांसमिशन टू बोरोवर्स अगर इनकम्प्लीट रहा, आखिर में मैं यही बोलूँगा, सारी चीज़ें तो हमने छू ली हैं, लेकिन बैंक जो हिस्टोरिकली बड़े स्लो रहे हैं टू पास ऑन रेट्स कट टू रिटेल बोरोवर्स, तो उनको भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। पता नहीं ये ट्रांसमिशन हमेशा इतना स्लगिश क्यों रहता है। जाहिर सी बात है, जो एमएसएमईज और जो होम बोरोवर्स हैं उनके लिए पॉलिसी के जो इम्पैक्ट है उसको अंडरमाइन करेगा, इसलिए वहाँ पे भी तेज़ करना होगा बैंक्स को। बट बहरहाल तमाम पक्षों को हमने छुआ। ऐतिहासिक ये पॉलिसी है, इसके दूरगामी कौन कौन से परिणाम होंगे, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। बग्गा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अश्विनी महाजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिरोज खंबाटा सर, थैंक यू सो मच सर।